हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीम प्रिंस तारानगर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना चौथा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें अपने कोलिजन थ्योरी के बारे में कर लिया था, टक्कर सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें संकट आवर्ती जिसको अपने जेड से डिनोट किया वो इस इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वहाँ तक अपने कर लिया था। टक्कर सिद्धांत अपना कंप्लीट हो गया तो उसकी कमियाँ हो गई थी। ठीक है, आज अपन उसी से आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता यानी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग परिवर्तित होता है। तो देखो इसमें क्या है कि पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है। ठीक है, अब ताप के आधार पर अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो चाहे कोई सी भी अभिक्रिया हो, चाहे ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी हो, दोनों अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या रहेगा, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो और चाहे ऊष्माशोषी हो, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखेंगे, सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ता है। जनरली क्या माना जाता है कि जब किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो उस अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक अपन नई परिभाषा देंगे, ताप गुणांक। पीछे भी ये टॉपिक आया था, ताप गुणांक क्या था, मैंने आपको बताया था कि आगे अपनी इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो ताप गुणांक क्या होगा, देखो T डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग नियतांक व T + 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग नियतांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। क्या परिभाषा होगी कि T डिग्री सेल्सियस यानी जो अपने प्रारंभिक ताप लिया उस पर किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक। तो देखो वेग नियतांक को अपन किससे डिनोट करते हैं, K से करते हैं। अब ये जो वेग नियतांक अपन ले रहे हैं ये कितने डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं, T डिग्री सेल्सियस पर। तो अपन इसको क्या लिख दें, KT। KT का मतलब क्या हुआ, T डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग नियतांक है। इसका अनुपात अपन किसके साथ ले रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि कर दें। तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि कितने में करेंगे, जो अपन यहाँ पे ये T टेम्परेचर है इसी में तो करेंगे ना। तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होगा वो क्या होगा, KT + में 10, यानी इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। तो यहाँ से ताप गुणांक का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, ताप गुणांक। फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे, KT + में 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन में KT, और लगभग कितने गुणा बढ़ा, 2 से 3 गुणा क्या होता है, अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो ये अपने पास ताप गुणांक का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। KT यहाँ पर क्या है, T डिग्री सेल्सियस ताप पर रेट कांस्टेंट, और KT + 10 डिग्री सेल्सियस, KT + में 10 क्या है यहाँ पर, T + में 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर रेट कांस्टेंट है। इन दोनों का रेशियो जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, ताप गुणांक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1-2 बार पीछे बोर्ड एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। क्या
कि जब किसी अभिक्रिया के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है तो वेग तो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ये चीज़ तो अपन ने कर ली, ताप गुणांक की डेफिनेशन में इस चीज़ को अपन ने कर लिया है। लेकिन अगर इसका अपन ग्राफी निरूपण को देखें तो उस ग्राफी निरूपण को अपन कैसे दर्शाएंगे, उसकी संख्यात्मक वैल्यू को अपन कैसे दर्शाएंगे। तो देखो, जब किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उसका वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसका ग्राफी निरूपण किया था मैक्सवेल वोल्टेजमान नामक वैज्ञानिकों ने। दो साइंटिस्ट हैं, मैक्सवेल वोल्टेजमान, और इन दोनों के नाम के आधार पर ही यहाँ पर ये जो ग्राफी निरूपण अपन करेंगे, जो वक्र, जो ग्राफ अपन बनाएंगे, उस ग्राफ या वक्र का क्या नाम दे दिया गया, मैक्सवेल वोल्टेजमान वक्र नाम दे दिया गया। तो दो प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। एक तो सीधा पूछ लेते हैं कि मैक्सवेल वोल्टेजमान वक्र क्या है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर विक्रिया वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, वक्र के द्वारा समझाइए। तो अपने को ये मैक्सवेल वोल्टेजमान वक्र बनाना पड़ेगा और इसी को अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अपने इसको देखते हैं। इसमें दो ग्राफ अपने को बनाने हैं, तो पहले ग्राफ को समझें, उसके बाद दूसरा ग्राफ अपने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास ग्राफ प्राप्त होगा वो किनका है, अणुओं का अंश, ठीक है, और किसके मध्य है, गतिज ऊर्जा के मध्य है। अणुओं का अंश का मतलब क्या हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं उनकी संख्या क्या है। ठीक है, तो एक स्लोप अपने को ये प्राप्त होता है। अब इस स्लोप को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। इधर अपन रफली इसको देखें, ये तो अणुओं का अंश आ गया और ये इधर क्या आ गया, गतिज ऊर्जा आ गया। ठीक है, तो ये स्लोप अपने को प्राप्त हुआ। ठीक, तो इसको अपन 3 भागों में बांट देंगे। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, और तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, मध्य वाला। यानी इसको अपन ए पार्ट कह दें, इसको बी पार्ट कह दें, और इसको अपन क्या कह दें, सी पार्ट कह दें। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ को अपन देखें तो इस अभिक्रिया में ए पार्ट में जो अभिकारक के अणु हैं और सी पार्ट में जो अभिकारक के अणु हैं उनकी संख्या क्या है, कम है, किसकी तुलना में, बी पार्ट में। अब इस चीज को अपन गतिज ऊर्जा से लेकर समझते हैं। तो देखो यहाँ से आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब इस बिंदु पर अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, न्यूनतम है। जैसे जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये जो अंतिम बिंदु है यहाँ पर अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक के अणु भाग लेते हैं उन अभिकारक के समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा एक समान नहीं होती है। जितने भी अणु भाग लेंगे उन सभी अणुओं की गतिज जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक समान नहीं होती है। न्यूनतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का अंश क्या होता है, कम होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं उन सभी अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा एक समान नहीं होती है। न्यूनतम गतिज ऊर्जा और उच्चतम गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। देखो ये जो ए पार्ट अपन ने बनाया ये न्यूनतम गतिज ऊर्जा क्षेत्र को दर्शा रहा है, सी पार्ट किसको दर्शा रहा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्षेत्र को। तो ए का क्षेत्र और सी का क्षेत्र क्या है, कम है, यानी न्यूनतम और अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या है, यहाँ पर कम है। अब बीच में कौन सा बच गया, बी पार्ट। बी पार्ट कौन सा है, मध्यम गतिज ऊर्जा क्षेत्र है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक के अणु भाग लेते हैं उनमें जो मध्यम गतिज ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु हैं उनकी संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। और ये कि उच्चतम बिंदु को छूते हैं, उस उच्चतम बिंदु को, उच्चिष्ट बिंदु को अपन क्या कहते हैं, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा क्षेत्र। क्या कहेंगे, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा क्षेत्र। अब एक चीज ध्यान रखो कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के वे अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होंगे जिनकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर होगी तो वे टक्कर ही प्रभावी टक्कर में कन्वर्ट होंगी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले अभिकारक के अणुओं के मध्य होती हैं। तो सीधी सी बात है कि इस क्षेत्र में जो अभिकारक के अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। तो यहाँ पर जो टक्कर होगी इस टक्कर के परिणाम स्वरूप ही अपने को क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये क्षेत्र जितना अधिक होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा युक्त क्षेत्र जितना अधिक होगा तो प्रभावी टक्कर की संख्या क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट के बनने की दर भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। इसलिए अपन इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रभावी संकट योग्य ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश।
यानी इस क्षेत्र में अभिकारक के वे अणु आते हैं जिनके मध्य जब टक्कर होगी तो वो टक्कर प्रभावी टक्कर में कब कन्वर्ट हो, जब उनकी ऊर्जा क्या हो, उसके उपयुक्त हो। और ऊर्जा के इस बिंदु को अपन ने किससे डिनोट किया है, ई से डिनोट किया है। यानी इससे कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर नहीं होगी, या अपन यूं कह सकते हैं कि इससे कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये जो अपन ने ग्राफ बनाया ये किस टेम्परेचर पर बनाया था, T डिग्री सेल्सियस पर। अब अपना पॉइंट इसमें क्या है कि जो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया अपन इसमें कितने की वृद्धि कर दें, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें, तब इस अभिक्रिया का वेग कैसे परिवर्तित होगा। तो देखो जो रेड लाइन ग्राफ की खिंची हुई है वो किस टेम्परेचर पर है, T+10, और जो ब्लैक वाली है वो किस पर है, T डिग्री सेल्सियस पर। तो T डिग्री सेल्सियस तो अपन ये कर चुके। अब जब इस अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अपन वृद्धि करेंगे तो ये ग्राफ क्या होगा, राइट साइड की तरफ क्या होगा, फैल जाएगा। और जो अति संभावित गतिज ऊर्जा क्षेत्र यानी जो मध्यम गतिज ऊर्जा वाला क्षेत्र है वो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ, यानी ग्राफ क्या होगा, चपटा हो जाएगा और राइट साइड की तरफ क्या होगा, फैलेगा। तो देखो ये जो प्रभावी टक्कर वाले अणुओं की संख्या है, यानी जो गतिज अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या होगा, बढ़ गया। और मैंने अभी यहाँ पर बताया कि ये क्षेत्र जितना अधिक होगा अभिक्रिया वेग क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, यानी प्रभावी टक्कर की संख्या उतनी अधिक होगी, और प्रभावी टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी उत्पाद के बनने की दर या लब्धि क्या होगी, उतनी अधिक, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो क्षेत्र ये क्या है, T+10 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रभावी संकट योग्य अणुओं का अंश, और ये नीचे वाला क्षेत्र क्या है, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रभावी संकट योग्य अणुओं का अंश। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो T+10 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो प्रभावी संकट योग्य अणुओं का अंश है वो T डिग्री सेल्सियस की तुलना में लगभग क्या होता है, 2 से 3 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया का वेग भी लगभग कितने गुना बढ़ जाएगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो मध्यम गतिज ऊर्जा क्षेत्र और न्यूनतम गतिज ऊर्जा क्षेत्र क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और अधिकतम गतिज ऊर्जा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा, लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या लगभग कितनी गुना हो जाती है, 2 से 3 गुना हो जाती है। तो मतलब अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इस ये जो ई एनर्जी अपन ने लिखा हुआ, इससे कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये अपना क्या है, मैक्सवेल वोल्टेज मान वक्र है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सीधा ग्राफ भी पूछ लिया जाता है या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वक्र के द्वारा समझाइए कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। तो ये दोनों वक्र अपने को यहाँ पर बतलाने पड़ेंगे, या सीधा दे देते हैं मैक्सवेल वोल्टेज मान वक्र क्या है, बनाइए। सिर्फ वक्र बनाना हो तब भी अपने को ये दोनों वक्र ही बनाने हैं, ये अकेला लास्ट वाला नहीं बनाना है। किसी भी रूप में ये क्वेश्चन पूछो आपको ये दोनों वक्र ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक रहा मैक्सवेल वोल्टेज मान वक्र। अब इसी से आगे अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी संकीर्ण ऊर्जा क्या है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, संकीर्ण ऊर्जा। किससे डिनोट करेंगे इसको, ई से डिनोट करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखें, अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होगी उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहेंगे, संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब ऊर्जा है ये भी, तो जो नॉर्मली ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या किलो जूल, वही इसका मात्रक होगा संकीर्ण ऊर्जा का। और संकीर्ण ऊर्जा इक्वल टू अपने एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, E A इक्वल टू ET माइनस ER। ठीक है, EA क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी यानी संकीर्ण ऊर्जा, इसको तो अपन क्या लिखेंगे,
संक्रियण ऊर्जा। ई टी क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी दहलीज ऊर्जा, दहली ऊर्जा। और ई आर क्या होगा, अभिकारक के अणुओं की औसत ऊर्जा। तो एक तरह से अपन क्या कह सकते हैं कि अभिकारक के अणुओं की जो औसत ऊर्जा है और जो दहलीज ऊर्जा है, उन दोनों का अंतर उसकी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। अब सिंपल वे में इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक अभिकारक अणु ए है, दूसरा क्या है, बी है। ये किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा की परिभाषा लिखी थी। उसमें क्या लिखा था कि अभिकारक के अणुओं के द्वारा धारित न्यूनतम ऊर्जा, जिससे वो किस में कन्वर्ट होते हैं, उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं, उस धारित न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो, और अभी मैंने बताया मैक्सवेल वोल्टेजमान वक्र में कि अभिक्रिया में जितने अभिकारक के अणु भाग लेते हैं, उन सभी अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा एक समान नहीं होगी, यानी किसी की कम होगी, किसी की क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जैसे इन दोनों के मध्य प्रभावी टक्कर हो, क्या हो, प्रभावी टक्कर हो, तो इस प्रभावी टक्कर को संभव कराने के लिए, प्रभावी टक्कर होने के लिए इनके पास न्यूनतम ऊर्जा का होना जरूरी है। और जो इनकी धारित ऊर्जा होगी, उस धारित न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या कहेंगे, दहलीज ऊर्जा कहेंगे। अब मान लो इस अभिकारक का जो ए अणु है, इसके पास कितनी ऊर्जा है, 4 जूल ऊर्जा है। लेकिन इस अभिकारक ए है, इसको बी के साथ प्रभावी टक्कर करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके पास धारित न्यूनतम ऊर्जा कितनी है, 4 जूल। प्रभावी टक्कर करने के लिए इसको आवश्यक कितनी ऊर्जा चाहिए, 6 जूल ऊर्जा चाहिए। तो ये तो न्यूनतम ऊर्जा हो गई, और ये अधिकतम ऊर्जा जो इसको चाहिए प्रभावी टक्कर के लिए। तो अपने को अब इसको मिनिमम कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 2 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये अतिरिक्त ऊर्जा दी गई ना, 2 जूल। तो इस अतिरिक्त 2 जूल ऊर्जा को इस अभिकारक के अणु के लिए अपन इसकी क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे। यानी अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, अभिकारक ए को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, यहाँ पर कम से कम 2 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वह ऊर्जा इसकी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी की परिभाषा हो गई। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी का जो मापन है वो अपन किस प्रकार से करेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी के मापन के 2 मेथड हैं, एक तो ग्राफीय विधि है और एक गणितीय विधि है। अब ये दोनों मेथड, ग्राफीय विधि और गणितीय विधि, एक नई समीकरण पर आधारित है, जिस समीकरण को अपन कहते हैं आर्हेनियस समीकरण। तो सबसे पहले अपन उस आर्हेनियस समीकरण को देखें, फिर इन एक्टिवेशन एनर्जी के इन दोनों मेथड को देखेंगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा आर्हेनियस समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण। ठीक है, तो देखो, अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता को दर्शाने के लिए आर्हेनियस ने निम्न समीकरण दी, निम्न समीकरण दी। सीधा ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता को दर्शाने वाली समीकरण लिखे। तो साइंटिस्ट कौन था, आर्हेनियस था। उसने क्या समीकरण दी, देखो, K = AE - EA/RT। ये आर्हेनियस समीकरण का सिंपल सा रूप है। तो यहाँ पर K = क्या है, रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक। ठीक है, A = क्या है, आर्हेनियस घटक, या प्रभावी संतक घटक इसको कह सकते हैं। EA = क्या है, संक्रियण ऊर्जा। R = क्या है, गैस नियतांक, जिसका मान 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल में अपने को लेना है। ठीक है, और T = क्या है, परम ताप। टेम्परेचर को किस में लेंगे अपन, केल्विन में लेंगे। तो ये समीकरण क्या है, आर्हेनियस समीकरण है। अब इसी समीकरण से अपन
संकीर्ण ऊर्जा के मापन के अपन मेथड करेंगे। तो दो मेथड हैं, एक तो ग्राफीय विधि है और दूसरी क्या है, गणितीय विधि। तो ये जो संकीर्ण ऊर्जा के मापन के जो मेथड है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।